Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 9 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लिटरली इस सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। और ये बेस्ट क्यों है ये आपको इस एपिसोड के खत्म होने तक पता चल ही जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं जेल में बैठे हुए नेड स्टार्क, जिनसे मिलने के लिए अब लॉर्ड वेरिस आते हैं। और यहाँ पर आकर वो उसे बताते हैं आपकी बेटी सांसा ने जॉफरी के सामने आपके लिए भीख मांगी है। वो चाहती है कि आप जॉफरी के सामने अपनी वफादारी उसके लिए साबित करें और इसके लिए वो आपको जान से जाने देगा, वो आपको छोड़ देगा। और साथ ही उसे ये भी बताता है कि आपका बेटा रॉब नॉर्थ से निकलकर अब साउथ की ओर जा रहा है, उसके पास में एक पूरी टीम भी है। तो नेड उससे कहता है कि आखिर आप सब ये बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? तो वेरिस उससे कहता है कि मैं बस इस राज्य की शांति चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर दो टीमें एक साथ मिल गई तो यहाँ पर एक घमासान युद्ध होगा जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जाने जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप बस रानी सरसी के साथ में आकर उनसे हाथ मिला लें, अपनी वफादारी राजा के लिए साबित कर दें, दैट्स इट। और साथ ही उनसे कसम खाएं कि वो उनका राज जिंदगी भर एक राज ही रखेंगे। इसके बदले में रानी सरसी आपको दीवार यानी कि वॉल पर भेज देगी, जहां पर आप आपकी जिंदगी गुजर बसर कर सकते हैं। मगर नेड स्टार्क की सारी बातें सुनकर उसे इनकार कर देता है और कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, मगर उसकी ये बात कभी नहीं मानूंगा। और इसके बाद में वेरिस उसे अगेन थोड़ा सा खाना पानी देकर वहां से चला जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रॉब की तरफ, जो कि अपने कुछ सैनिकों के साथ पहुंचता है नदी की तरफ, जिस पर एक ब्रिज आता है। उस ब्रिज के दूसरी तरफ होता है लॉर्ड फ्रे का बहुत ही बड़ा कैसल। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आपने हैरी पॉटर देखी होगी तो आपने फिल्च को जरूर देखा होगा, जो कि हॉगवर्ट्स का एक रखवाला था या फिर चौकीदार भी कह सकते हैं। और उसका नाम था फिल्च, जिसके पास में हमेशा से ही उसकी एक बदमाश बिल्ली रहा करती थी। और यहाँ इस कहानी में लॉर्ड फ्रे का जिसने रोल निभाया वो और कोई नहीं बल्कि हमारे फिल्च ही है। अब लॉर्ड फ्रे से बात करने के लिए उनकी बहन यानी कि कैटरीन स्टार्क वहां पर पहुंचती है और कहती है कि पुल के बाहर मेरे बेटे खड़े हैं, उनके लिए दरवाजा खोल दीजिए और उनकी टीम को अंदर आने दीजिए, मैं बस आपका साथ पाना चाहती हूँ। तो फ्रे उसे बताता है कि मेरे पास में खबर आई है कि आपका बेटा लैनिस्टर्स के खिलाफ एक जंग शुरू करने वाला है। तो मैं तो राजाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तो कैटलिन उससे मदद की गुहार लगाती है और कहती है कि मुझे जरूरत है, अगर आपकी थोड़ी सेना मिल जाए तो मेरे बेटे की हेल्प हो जाएगी और वो जाकर अपना काम पूरा कर पाएगा। तो फ्रे उससे कहता है कि इसके बदले तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। और अब इन शर्तों को लेकर कैटलिन अपने बेटे रॉब के पास में पहुंचती है और बताती है कि फ्रे ने उनकी सेना को हमारी सेना में मिलाने के ऑर्डर्स पास कर दिए, मगर उनकी कुछ शर्तें। तो रॉब कहता है कि आखिर वो क्या चाहते हैं हमसे? तो कैटलिन बताती है कि वो इस शर्त पर राजी हुए हैं कि तुम्हें उनकी एक बेटी से शादी करनी पड़ेगी, साथ ही हमारी एक बेटी को उनके किसी बेटे के साथ में। अब हालांकि कहने को तो गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में ये सभी भाई बहन है, मगर इन सभी की शादियां भी आपस में हो जाती है और काफी सारी नाजायज औलादे भी इनके अंदर होती है। और यही एक चीज इस पूरे शो को यानी कि इस पूरे गेम ऑफ थ्रोन्स के ऑल सीजन्स को एक अलग ही हटके एक बिल्कुल नया तड़का देता है। आर मार्टिन ने इसके अंदर हर वो चीज डाल दी जो कि इंसान की सोच से परे है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है वॉल पर, जहां पर लॉर्ड कमांडर जॉन स्नो को अपनी एक तलवार गिफ्ट करते हैं और साथ ही उस तलवार पर एक डायर वुल्फ का डायग्राम भी बना होता है, एक छोटी सी डिजाइन होती है। और इस तलवार को जॉन स्नो को देते के साथ ही कमांडर उससे ये भी कहते हैं कि ये तलवार हमारे खानदान में पिछले 500 सालों से थी, मगर जैसा कि कल तुमने एक होशियारी एक दिलेरी का काम किया, मेरी जान बचाई, तो इसके लिए आज से मेरी ये तलवार तुम्हारी होती है। हालांकि पहले तो जॉन स्नो उस तलवार को लेने से मना करता है, मगर लॉर्ड कमांडर के काफी फोर्स करने के बाद में जॉन स्नो उस तलवार को रखने के लिए तैयार हो ही जाता है। वहां से जब नाश्ता करने के लिए जॉन स्नो नीचे अपने दोस्तों के पास में आता है तो सैम चुपचाप बैठा होता है। तो जॉन उससे आकर पूछता है कि सैम आखिर तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो? तो सैम उसे बताता है कि मैं कल मास्टर एमिन के साथ में था और तभी एमिन के पास में एक खत आया जो कि मैंने उन्हें पढ़कर सुनाया। तो जॉन उससे पूछता है कि आखिर उस लेटर में ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा मूड खराब हो गया? तो सैम उसे बताता है कि वो लेटर रॉब स्टार्क का था, यानी कि तुम्हारे भाई का, जिसमें लिखा था कि रॉब अपने सारी सैनिकों के साथ में साउथ की ओर जा रहा है लैनिस्टर्स की पूरी टीम से लड़ने के लिए। और साथ ही जॉन को यह भी पता चलता है कि उसके पिता नेड स्टार्क भी लैनिस्टर्स की ही कब्जे में है। अब जॉन स्नो को जब ये दोनों ही बातें पता चल चुकी होती है कि लैनिस्टर्स ने मेरे भाई के साथ में भी जंग शुरू कर दी है और मेरे पिता को भी कैद करके रखा है, तो वो यहाँ वॉल पर टिकना ही नहीं चाहता था। वो अपनी वफादारी अपने पिता के लिए दिखाना चाहता था और यहाँ वॉल से निकल जाना चाहता था। वो यहाँ से जाने का डिसाइड कर ही चुका था, लेकिन ये खबर मास्टर एमन तक पहुंच चुकी होती है और मास्टर एमन उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो? तो जॉन उन्हें कहता है कि मेरे पिता मेरे भाई को मेरी जरूरत, मुझे वहां उनके पास में जाना ही होगा। तो एमन उससे कहते हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा का वक्त है, एक तरफ तुम्हारा फर्ज यानी कि तुम्हारी वॉल तुम्हें पुकार रही है, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारा परिवार यानी कि पिता और भाई तुम्हें पुकार रहे हैं।
हैं, अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि आखिर तुम कहां पर जाना चाहते हो, किसकी तरफ होना चाहते हो। तो जॉन वहां पर एमिन को कहता है कि आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते, ये गद्दी और ये पॉलिटिक्स क्या होती है इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। तो वहां पर एमिन अब एक बहुत ही बड़ा राज रिवील करते हैं और बताते हैं कि मेरे दुश्मनों ने मेरे भाई को मारा, उनके बच्चों को मारा, जो कि और कोई नहीं बल्कि लैनिस्टर्स ही थे। तो जॉन उससे और भी डेप्थ पूछता है कि आखिर वो सब कौन थे और आपका परिवार कौन था और बेसिकली आप कौन है, कहां से आए हैं। तो एमिन बताता है कि उसके पिता का नाम एमाइका था। उसके पिता के मरने के बाद में गद्दी एमिन की हो गई, मगर वो इस गद्दी को पाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने वो गद्दी अपने छोटे भाई एगॉन को दे दी और एगॉन के बाद में वो गद्दी मिली एरिस को, जिसे कि लोग मैड किंग के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले ही एपिसोड में बता दिया था कि मैड किंग को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि जैमी लैनिस्टर खुद था। तो सीधी सी बात है, गाड़ी घूम फिर कर बिल्कुल उसी पॉइंट पर जाकर पहुंचती है जहां से इन सब की शुरुआत हुई थी और यही रीजन था कि एमिन का गुस्सा आज भी लैनिस्टर्स के लिए काफी ज्यादा होता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है टाइवेन लैनिस्टर पर, जो कि अपने बेटे ट्रियन को ये बता रहा होता है कि कल जंग में तुम और तुम्हारे कबीले वाले लोग सबसे आगे खड़े होंगे, तुम्हारी जंग होगी रॉब स्टार्क के खिलाफ। अब एक तो वैसे भी ट्रियन की हाइट कम थी, वो जंग लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपने पिता को कह देता है कि मैं जंग में नहीं जाऊंगा, मेरी जगह आप किसी और को भी भेज सकते हैं, मैं अपनी टीम की अगुवाई नहीं करना चाहता। और ये कहकर वो अपने टेंट में वापस आ जाता है जहां पर उसकी मुलाकात ब्रॉन से होती है। अब जैसा कि ब्रॉन जानता था कि ट्रियन को लड़कियां और वैश्याएं काफी ज्यादा पसंद है, इसीलिए वो उसके लिए एक लड़की टेंट में ले आता है जिसका नाम होता है शिया, जो कि रात भर उसका मन बहलाती है। अगले दिन ब्रॉन उससे कहता है कि जल्दी से अपना आर्मर पहन लो, वक्त आ चुका है जंग का। तो यहाँ पर ट्रियन शिया से कहता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरे लिए रोगी। तो शिया उससे कहती है अगर तुम मर गए तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मैं तुम्हारे लिए रोई या नहीं रोई। और इसके बाद में अब ट्रियन अपने आप को तैयार करके आर्मर सूट के साथ में पहुंच जाता है अपनी लड़ाई के लिए, जहां पर उसके साथ उसके जंगली दोस्त भी होते हैं। अब यहाँ पर उसकी हाइट कम होने की वजह से जब लड़ाई स्टार्ट होती है तो गलती से उन जंगलियों का हथौड़ा सीधा पड़ जाता है ट्रियन के सर पर और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है और सारी टीम उसके ऊपर चढ़कर इधर उधर से कूद कर वहां से निकल जाती है। और एक घमासान युद्ध के खत्म हो जाने के बाद में ब्रॉन आकर उसे जगाता है, क्या तुम ठीक हो। तो ट्रियन कहता है क्या हम जीत गए। तो ब्रॉन कहता है कि अगर हम जीते ना होते तो तुम अभी जिंदा ना होते, मगर ये जीत भी कोई जीत है, हमें तो धोखा दिया गया है। हमारे जासूस ने रॉब स्टार के पास में जाकर जो जासूसी करी थी उसने आकर हमें बताया था कि करीब 20,000 सैनिक हमसे लड़ने के लिए आने वाले हैं, मगर यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 सैनिक आए थे, उनसे जीतना तो काफी आसान था। तो मुद्दे की बात यह है कि अगर 2,000 यहाँ पर आए तो 18,000 सैनिक गए कहाँ। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रॉब की तरफ, जिसने अपने 18,000 सिपाही भिजवा दिए होते हैं किंग्स लैंडिंग में, जो कि अब पकड़ लेते हैं जैमी लैनिस्टर को। हालांकि यहाँ पर जैमी तो उसके हाथ में आ चुका होता है, मगर उसके 2,000 सैनिक कुर्बान हो चुके होते हैं। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अब डॉर्थराकी वेस्ट में, जहां पर हमें दिखाया जाते हैं घायल खाल ड्रो को, जिसका उपचार किया होता है वहां की ही एक पुजारन ने, मगर वहां की पुजारन ने जान पूछ के उसका गलत इलाज किया होता है, उसको सारी गलत दवाई लगाई होती है ताकि उसका जख्म और ज्यादा बढ़ जाए और वो मौत की कगार तक पहुंच जाए। अब उसने ऐसा क्यों किया वो आपको इस कहानी में आगे पता चलेगा। अब जैसा कि खाल ड्रोगो का गलत उपचार हुआ था तो उसका शरीर अब काफी ज्यादा कमजोर हो चला था और एक वक्त ऐसा आता है जब वो घोड़े पर चलते चलते यूं ही अपने घोड़े से गिर जाता है। तो वहां के लोग उसे कहने लगते हैं कि जो खाल अपने घोड़े पर नहीं बैठ सकता वो खाल बनने का हकदार नहीं है। जैसे कि बाकी सभी किंगडम्स में राजा और रानी होते हैं उसी तरीके से डॉर्थराकीज में खाल होते हैं। मेल को कहा जाता है खाल और फीमेल को कहा जाता है खलीसी। तो वहां पर उनकी खलीसी यानी कि डेनेरिस उन सभी से कहती है कि मैं अभी जिंदा हूँ और जब तक मैं हूँ मैं खाल की रक्षा करूंगी, मैं उनकी सेवा करूंगी। तो वहां के लोग उससे कहते हैं कि हम आपको छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। अब एक तरफ तो ड्रोगो की तबीयत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती है, वहीं पर डेनेरिस उसे एक टेंट में लेकर पहुंचती है और वो उसी पुजारन से पूछती है कि आखिर इन्हें हुआ क्या है, क्या आप इन्हें ठीक कर सकती है। तो वो पुजारन कहती है कि इसका एक ही तरीका है मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो डेनेरिस उससे कहती है कि वो तरीका चाहे कोई भी हो मैं अपनाने के लिए तैयार हूँ, आप बस उस रस्म उस उपचार को चालू कीजिए जिससे कि खाल ड्रोगो को बचाया जा सके, क्योंकि मैं उनके बेटे की माँ बनने वाली हूँ। ये बात बाहर खड़ा हुआ एक उनका सैनिक भी सुन लेता है और वो अंदर आकर खलीसी को कहता है कि अगर खाल ड्रोगो तख्त के लायक नहीं है, यानी कि अगर उनके अंदर जान खत्म हो चुकी है, तो हम सभी को हमारा एक नया राजा चुनना पड़ेगा। तो डेनेरिस कहती है कि राजा तो है, मेरा एक बेटा पैदा होने वाला है, वो तुम्हारा राजा बनेगा। तो वहां पर जोरा डेनेरिस को बताते हैं कि ये राजाओं की तरह यहाँ पे शासन नहीं होते, यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं बनता, बल्कि यहाँ पर वो राजा बनता है जिसके अंदर दम होता है। डॉर्थराकीज की हमेशा से ये प्रथा रही है, ये अपना राजा सिर्फ उसी को चुनते हैं जिसके अंदर जंग लड़ने और साथ ही उसे जीतने की काबिलियत होती है। वहीं पर अब पुजारन एक घोड़ी की मांग करती है और कहती है कि मैं जो उपचार करने वाली हूँ ये बेसिकली एक रस्म है जिसके अंदर जान के बदले जान होती है। अगर तुम खाल ड्रोगो की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें किसी न किसी की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अब वहां पर एक घोड़े को उस टेंट के अंदर लेकर आया जाता है। बाहर मौजूद सारे डॉर्थराकी से बात देखकर हैरान परेशान हो जाते हैं कि
आखिर वो पुजारन अंदर कर क्या रही है, और वहीं से वो पुजारन उस घोड़े का सर काट देती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि डेनेरिस इस वक्त तक प्रेग्नेंट होती तो उसे भी अब लिवर पेन होना स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ी देर के बाद में खून में लथपथ डेनेरिस अब सभी लोगों के सामने आती है और पुजारन उन सभी लोगों को बताती है कि मैंने खाल ड्रोगो की जान तो बचा ली है, मगर जैसा कि रस्म थी जान के बदले जान, तो डेनेरिस को अपने बेटे की जान गंवानी पड़ी। वहीं पर हमें दिखाई जाती है आर्या, जो कि अब पूरे गांव के अंदर घूम रही होती है। वो काफी ज्यादा भूखी होती है, उसके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं होते हैं। और तभी वहां पर खबर आती है कि नेड स्टार्क, जो कि किसी वक्त विंटरफेल के लॉर्ड हुआ करते थे, उन्हें सभी के सामने पेश किया जा रहा है। तो आर्या भागते हुए उस सभा के अंदर पहुंचती है, जहां पर उसके पिता यानी कि नेड स्टार्क के हाथ बांध रखे होते हैं और सभी जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। और अब जैसा कि सांसा की शर्त थी जॉफरी के साथ में कि उसके पिता अपनी वफादारी उसके लिए साबित कर देंगे, तो नेड स्टार्क अपना गुनाह कबूल करते हैं और कहते हैं कि आज से मेरी वफादारी जॉफरी के लिए। मगर जॉफरी वहां पर इतना हरामखोर निकलता है कि वहां पर वो नेड स्टार्क को माफ भी नहीं करता और साथ ही उसे जान से मारने के हुक्म दे देता है। एंड सीरियसली गाइज, यही रीजन था जिसकी वजह से ये इस पूरे सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड है। इस पूरे सीजन के अंदर मैं ये सोच ही रहा था कि इसका मेन किरदार यानी कि जो इसका एक जो लीड कैरेक्टर है वो रहेगा नेड स्टार्क, लेकिन यहाँ पर जॉफरी के एक बचकाने डिसीजन की वजह से नेड स्टार्क का वहीं पर गला काट दिया जाता है और इस लीड कैरेक्टर को वहीं पर मार दिया जाता है। और ये सारा वाकया वहां पर खड़ी खड़ी उसकी बेटी आर्या देख रही होती है। और इसी के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद में इसके सीजन 1 का लास्ट एपिसोड आने वाला है, जो कि मैं जल्दी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, और उस एपिसोड में भी इस पूरे सीजन से रिलेटेड काफी सारे सस्पेंस क्लियर होने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।